हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दुबे शुभांगी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो इस तीसरे चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से कि इस चैप्टर को जो 30% कट करने के बाद इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इस चैप्टर से आपके परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि क्या है कि आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप है, तत्वों के गुणधर्म की आवर्तीता के बारे में, और इलेक्ट्रॉन लब्धि, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है हमें, अक्रिय गैस की त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उसके बारे में, संयोजकता के बारे में, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण के बारे में। तो एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें ध्यान दीजिए कि एक 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण अक्सर बहुविकल्पी में पूछ देता है कि 112 के लिए, 115 के लिए आईयूपीएसी नामकरण बताइए, या फिर संयोजकता के बारे में पूछता है, परमाणु त्रिज्या के बारे में। इससे लगभग आपके समझ लीजिए कि 1 से 2 नंबर बहुविकल्पी या 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, हमेशा पुट किए जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही ठोस नंबर आपको गेन करा सकता है, सॉलिड नंबर की परीक्षा में 4 या 5 नंबर की जो भी पूछे जाए आप क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर गेन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है और सिलेबस कट होने के बाद ये और छोटा हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त सारणी, ठीक है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि आवर्त सारणी क्या है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी हमें, आवर्त सारणी बनाने की जरूरत क्या पड़ी केमिस्ट्री में हमें। तो जैसा कि आपको पता होगा लगभग अब तक क्या है 115 से भी ज्यादा तत्वों का खोज हो चुका है। तो उस कंडीशन में जब हमारे पास शुरुआत में धीरे धीरे 8 या 10 एलिमेंट थे तो हमें उनके बारे में पढ़ना आसान था, लेकिन जब हम उनके हैलाइड, हाइड्राइड और कई सारे मतलब कि ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाया, फिर उसने एसिड बेस रिएक्शन, कई सारे जो भी रिएक्शन है सबके एलिमेंट के सभी प्रकार के रिएक्शनों को पढ़ने में क्या हुई, हमें असुविधा होने लगी कि हर एलिमेंट के अलग अलग जो उसके उत्पाद हैं उसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य होगा। एक आदमी के लिए संभव नहीं कि जितने भी एलिमेंट है सबके सभी रिएक्शंस को क्या करें, वो याद रखे। तो फिर उस एलिमेंट में ये पाया गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपनी गुणों को, जैसे रासायनिक या भौतिक गुणों को क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो उन तत्वों को क्या किया गया, एक ग्रुप में रखा गया, क्या किया गया, एक ग्रुप में रखा गया कि ये जो है, जैसे क्या किया, कैटेगराइज किया गया कि ये जो तत्व है ये इस ग्रुप में जो पढ़ रहे हैं वो सभी क्या होंगे, एक समान गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अलग ग्रुप बनाया हमने, वो एक समान अलग ग्रुप मतलब कि अपना गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या किया, वैज्ञानिकों ने उसको कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, कहा कि जैसे जो भी 3 एलिमेंट है, अगर उन लास्ट फर्स्ट और सेकंड, जैसे कि अगर 1 2 3 एलिमेंट है तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने पे जो उनके परमाणु भारों को ऐड करके अगर हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें तो जो बीच का जो परमाणु भार आ रहा है तो वो जो भी एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, इन तीनों से रिलेशन रखेगा। किस चीज, कैसा रिलेशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे। तो कुछ हद तक तो इनका नियम सही था, त्रिक नियम सही था, लेकिन बाद में आगे चल के क्या हुआ, इनका नियम फेल हो गया जब और भी कई सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, इन्वेंशन हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि फिर और लोगों ने एक थे न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेट रूल दिया था कि लगभग हर 8 नंबर के बाद क्या हो रहा है, संख्याएं अपने आवर्तीता को, अपने भौतिक और रासायनिक गुणों की आवर्तीता को क्या कर रहे हैं, जो तत्व है वो रिपीट कर रहे हैं। तो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल भी कुछ हद तक सही हुआ, लेकिन फिर जैसे ही और एलिमेंट का डिस्कवर हुआ तो क्या हुआ, उनका रूल भी क्या हो गया, फेल हो गया। फिर एक साइंटिस्ट है मेंडलीव, मेंडलीव ने क्या दिया कि कोई भी जो तत्व है उनका जो रासायनिक या भौतिक गुण है उनके परमाणु भारों का आवर्ती फलन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु भार, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कि उन्होंने कहा मेंडलीव ने कि जो भी तत्व है उनके भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु भार का क्या है, आवर्ती फलन है। मतलब कि जो
फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी वो रिपीट कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं, जो उनका परमाणु भार है उसके हिसाब से अगर हम अरेंज करें उनको, तो क्या मिलेगा कि उनकी आवर्ती फलन मिलेंगे। मतलब कि परमाणु भार जैसे अलग अलग डिफरेंट परमाणु भार वाले कुछ निश्चित संख्या के बाद क्या हो रहे हैं, वो अपने प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आवर्तित कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नया टेबल बनाया, उस टेबल में उन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। तो लगभग उनका टेबल क्या हुआ, सही हुआ कुछ हद तक। तो उन्होंने जब सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया तो फिर उनके सामने भी एक दिक्कत आई हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को वो एक जगह प्लेस दे नहीं पाए, क्या है, कभी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, वो क्या होगा, वेरिएबल टेंडेंसी शो करने लगा हाइड्रोजन। तो उसके प्लेस को उन्होंने फिक्स नहीं कर पाया अपने पीरियोडिक टेबल में, और कई सारे ड्रॉबैक रहे उनके। तो उन्होंने अपने पीरियड को, जो अपना टेबल था उसको 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स में क्या किया, डिवाइड किया। और ईच ग्रुप्स, जो 9 ग्रुप थे उनके, उसको भी उन्होंने 2 मतलब कि सब ग्रुप में डिवाइड किया। इस तरह से टोटल 18 सब ग्रुप्स बनाए उन्होंने और 7 पीरियड्स बनाए। ठीक है, आगे चल के जब और विज्ञान आगे बढ़ा और हमें कई सारी चीजों की जब जानकारी धीरे धीरे होने लगी, तो बाद में ये जो उनका परमाणु भार का जो थीसिस था कि जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण है उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन है, ये गलत हुआ। और फिर क्या हुआ, हमें परमाणु क्रमांक के बारे में पता चला, तो हमने क्या किया, भार को यहां से रिमूव किया। और उस कंडीशन में ये हुआ कि जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण है वो उनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर का आवर्ती फलन है। ठीक है, तो ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट था कि एटॉमिक नंबर का। फिर जैसे ही हम क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना शुरू कर दिए, तो अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम कहां से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कहां से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हम उसके पीरियड्स कि कौन से पीरियड में है, कौन से आवर्त में है, कौन से ग्रुप में है, और उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सहायता से। तो मैंने आपसे कहा था, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताया था। आप लोगों से कहा था कि कम से कम 50 से तक तो आप जनरली लर्न कर जाइए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसी का भी निकालने आना चाहिए आपको, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। क्लियर है। ये जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के कॉन्सेप्ट को मोजले ने दिया था। ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो परमाणुओं का जो भौतिक गुण है, किसी भी तत्वों का भौतिक गुण जो है उसके परमाणु क्रमांक का भौतिक गुण होता है। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया था परमाणु क्रमांक के लिए। क्लियर है। अब अगर हम बात करें आवर्त सारणी की, अब हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में क्या, अगर डिफिनीशन की बात करें तो हम कहेंगे आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जिसमें तत्वों को एक उनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पे एक ग्रुप में, एक समूह में रखा गया है। जो समान प्रकार के भौतिक रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें एक समूह में, जो भिन्न भिन्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें अलग अलग समूहों में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम है या आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप है, उस पर हम विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए क्या, आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप कुछ इस तरह से है। नीचे यहाँ पे एफ सीरीज दिया गया है जिसमें क्या 14 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी का कुछ स्वरूप इस प्रकार से है, जिसमें क्या किया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाया गया, और इसमें ये कहा गया कि जो एलिमेंट है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है उसको उसी के हिसाब से क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। जैसे अब देखिए यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं टोटल, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक यहां से यहां तक, और इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। क्यों, क्योंकि इसके जो जितने भी तत्व हैं इस ग्रुप में, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप जो अभी फिलहाल इस समय हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, इसमें क्या किया गया है कि 18 ग्रुप में 1 2 3 4 करके ऐसे 18 ग्रुप, 18
ग्रुप में क्या किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है। और लास्ट में यहाँ पे एफ सीरीज के लिए हमने क्या किया, दो अलग ग्रुप बना लिया है जो अलग अलग अपना रासायनिक और भौतिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पे एसपीडीएफ ब्लॉक बनाया गया है। क्या मतलब है एसपीडीएफ ब्लॉक का, तो देखिए इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट रहेंगे या जो भी इस ग्रुप में एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल में क्या करते हैं, फिल होते हैं, भरते हैं। तो उनको क्या किया गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट दे दिया गया है नाम। जो जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है, पी कक्षक में जाते हैं, उनको पी ब्लॉक का एलिमेंट कह दिया गया है। जो डी में जाते हैं उनको क्या किया गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, एफ ब्लॉक में जाते हैं, मतलब कि एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। अब कैसे जाते हैं एसपीडीएफ में, अपने मन से नहीं जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अगर सपोज करिए हाइड्रोजन है 1H1, तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसके लिए क्या होगा, एक ही सेल तो होगा ना, अगर इसका हम बनाए तो क्या होगा, ये नाभिक होगा और ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी कक्षा होगी। तो 1 सेल क्या है, सेल का नंबर k=1 और उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा है, पहली कक्षा में कितने कक्षक होंगे, सिर्फ एक, और वो कौन, s। तो क्या होगा 1s। अब एक इलेक्ट्रॉन है, s कक्षक में मैक्सिमम क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन s1, अब हाइड्रोजन हमारा कहां जाएगा, यहां पे रहेगा हाइड्रोजन। क्लियर है, तो हाइड्रोजन के लिए हमारा ये हो गया। अब देखिए हीलियम के लिए हो गया हमारा 1s2, लेकिन अब जा तो रहा है वो s ब्लॉक में, मतलब कि s में, लेकिन हीलियम क्या है, जैसे ही उसका ये जो कक्षक होता है s ऑर्बिटल जो कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। तो जिनके टोटल ऑर्बिटल फिल कंप्लीट हो जाते हैं वो इनर्ट गैस होते हैं। तो इनर्ट गैसों के लिए हमारा एक अलग यहाँ पे बनाया गया है ग्रुप। यहाँ पे हमारा क्या है, हीलियम। ये सभी इनर्ट है जिनके एक तरह से ये कहिए कि ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उन्हें हमने क्या किया है, यहाँ पे इस ग्रुप में अरेंज किया और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, समान होती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे एफ ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी लगभग सभी एलिमेंट को क्या कर लिया गया है, अरेंज कर लिया गया है। इसकी बस 2 ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन के स्पेस को अभी तक, जैसे हमने यहां पे लिखा 1s1 के लिए, लेकिन हाइड्रोजन के प्लेस को अभी तक डिफाइन एग्जैक्टली नहीं किया जा पाया है। मतलब कि हाइड्रोजन को यहां पे रखा जाए या फिर यहां पे रखा जाए। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के प्लेस को अभी तक डिटरमाइन नहीं किया जा सका है। दूसरा ड्रॉबैक है कि ये जो 2 सीरीज हैं इन्हें एक ही टेबल में ही तो आना चाहिए। लेंथेनाइट सीरीज, यहाँ पे एक एलिमेंट होता है लेंथेनाइट और यहाँ पे होता है एक्टिनाइट। तो ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज ये भी इसी में होने चाहिए, लेकिन क्या है, ये हमारे पीरियोडिक टेबल से क्या है, बाहर है दोनों ग्रुप। तो ये ड्रॉबैक था हमारा, मतलब कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का। अब आते हैं नेक्स्ट, मैं जब भी बात करूंगा अब पीरियोडिक टेबल में तत्वों की आवर्तिता के गुण के बारे में, जैसे परमाणु त्रिज्या हुआ, आयनिक त्रिज्या हुआ, आयनन एंथैल्पी हुआ, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हुआ। तो जब मैं कहूंगा कि अगर हम क्या करते हैं टेबल में अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं या लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत ये फिगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये टेबल कि मतलब ऊपर से नीचे आने पे तत्वों की जो भौतिक रासायनिक गुण है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे अगर मैं कहूं तो तुरंत दिमाग में ये फिगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से हम क्या कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, हम पहला लेते हैं हम परमाणु त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व का परमाणु त्रिज्या जनरली हम ऐसे जिस तरह से अन्य चीजों को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं स्केल से, रूलर से, तो उस हिसाब से एटॉमिक रेडियस को कभी हम मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं। तो उस कंडीशन में इनका जो लगभग 10⁻⁻15, 10⁻⁻10 से 10⁻⁻15 के रेंज का होता है।
तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको मेजर नहीं कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, मेजर कर पाते हैं। वो भी कैसे, आइसोलेटेड फॉर्म में तो एक परमाणु मिलता नहीं है, परमाणु हमें क्या मिलेगा, जब भी मिलेगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगा। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो इसका सेंटर और इसका सेंटर, इनके बीच की दूरी है, तो उसको आधा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो इस हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट में हम एटॉमिक रेडियस को क्या करते हैं, मेजर कर पाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस में अब चूंकि जो हमारे दो एटम है आपस में जुड़े हुए हैं, इनके जुड़े होने रहने का कई सारे कारण हो सकते हैं। क्या, कभी कभी ये सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा होते हैं, कभी वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा होते हैं, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो उस कंडीशन में इनकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। तो हम एक एवरेज रेडियस लेते हैं, कभी कभी ये ओवरलैप कर जाते हैं, कभी कभी ये यहाँ पे ऐसे ओवरलैप नहीं किए रहते हैं, बस क्या होता है, इनका कांटेक्ट ही बना रहता है। तो उस कंडीशन में हम परमाणु त्रिज्या के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो एक एवरेज रूप में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आते हैं, ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा कि जब हम क्या करेंगे, पीरियड्स में एक आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आएंगे, तो आपने देखा कि क्या था, बॉक्स हमारा बना हुआ था, ऐसे था ना, 7 बॉक्स। तो उस कंडीशन में हर जब जो हमारा आवर्त था, उस आवर्त में जैसे ही जो हम नीचे बढ़ रहे थे, क्या हो रहा था, एक सेल की मतलब कि कोष की संख्या बढ़ रही थी। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे एक अगर न्यूक्लियस माना, तो हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो K L फिर क्या होगा M, तो इस तरह से कोष की संख्या बढ़ रही थी। तो जब कोष की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे लिए जो परमाणु का आकार है क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, जो अब सबसे ऊपर सपोज करिए हाइड्रोजन था, उसका साइज छोटा था, उसके नीचे आ जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो ये रहा लिथियम, सोडियम। अब जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, हमारा एलिमेंट्स का साइज उनका बढ़ता जाएगा। तो जब साइज बढ़ेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी मतलब आवर्त सारणी में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे तत्वों का साइज या आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पे। अगर हम ये कहें कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है, क्या है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे ये कोष नहीं बढ़ते हैं। क्या होता है, कोष की संख्या नहीं बढ़ती है। क्या होते हैं, हमारे नाभिक में बस क्या धनावेशित जो कण होते हैं बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ती है, लेकिन उसी कोष में ही बढ़ती है। क्या होती है, अगर कोष है तो उसी KL, अगर दूसरा कोष है दूसरे आवर्त का तो उसी में बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे जब धनावेशी प्लस प्लस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ज्यादा से खींचेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है ये, ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी इसको रेखा मत मानिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है टोटल। तो ये क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन पीरियोडिक टेबल, तो हमारे जो साइज है वो क्या होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, रिड्यूस होता चला जाएगा साइज। क्लियर है? तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या के बारे में हम लिख सकते हैं कि किसी आवर्त सारणी के किसी समूह में या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। परंतु आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। कहां तक, इनर्ट गैस से पहले। अक्रिय गैस धातुओं से क्या है, अक्रिय गैस जो हमारे तत्व है उनसे क्या है, पहले। क्यों, क्योंकि यहां पे आने पे अक्रिय गैसों पे अचानक से परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। कारण, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट है, अक्रिय गैस है, और इनके जो एटम्स आपस में बंधे हुए वो वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है जो, उसके द्वारा बंधे होते हैं। तो यहां पे रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, आयनिक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, सपोज करिए हमारा सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या होगा 3s1।
अब इस कंडीशन में देखिए, जो सोडियम है सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, तीसरे कोष के एस ऑर्बिटल में, तीसरे कोष के एस ऑर्बिटल में। मतलब ये सोडियम कहां होगा हमारा, तीसरे आवर्त में होगा, तीसरे पीरियड में होगा और एस ब्लॉक में होगा। क्लियर है, जो अभी मैंने बताया कि तीसरे पीरियड में और एस ब्लॉक में सोडियम क्या करता है, लाई करता है। अब देखिए आयनिक त्रिज्या क्या होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आयन में क्या करेंगे हम, बनाएंगे और तब उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। जैसे सपोज करिए अगर हमारा सोडियम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये टोटल उसका सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। क्या है, एक ही कोष मत समझ लीजिएगा कि एक ही कोष है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इसके पहले क्या है, कितने लेयर है हमारे पास, 3 लेयर है। अब ये हमारा क्या है, नाभिक है, सोडियम का नाभिक है। अब इस कंडीशन में अगर ये हमारा इस प्रकार से है, तो जैसे ही यहाँ पे पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे वाले कोष में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए कि जैसे हम क्या करते हैं, इसके एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी माध्यम के द्वारा हम रिमूव कर दें, क्या करें, निकाल दें, इसके एक इलेक्ट्रॉन को इसके बाहरी कक्षा से अगर हम निकाल देते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इसका बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटेगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब इसकी साइज पे क्या प्रभाव पड़ा, आप कहेंगे सर ये तो छोटा हो गया। तो आयनिक त्रिज्या जब बनाई जाती है, मतलब कि किसी भी एटम को आयोनाइज किया जाता है तो उसका शेप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ जाता है, छोटा होता है। अब देखिए जो हमारे पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे, कितने को करना है, सिर्फ 10 को। तो ये जो एक्चुअल ये है, इससे भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आयनिक त्रिज्या क्या होती है। अब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक त्रिज्या क्या होगी हमारी, ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट मूव करने पे ठीक परमाणु त्रिज्या की तरह क्या होगा, वो व्यवहार करेगा, परमाणु त्रिज्या जैसे होता है। ठीक है, लेकिन अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आयनन एंथैल्पी, तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि ये जो हम निकाल रहे हैं इतनी आसानी से नहीं होता, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी एक्चुअली में क्यों लिया जाता है कि ये हीट या एनर्जी का अमाउंट होता है, तो ये चेंजेस डिफरेंस लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है एक्चुअल में कि जब कोई भी आइसोलेटेड मतलब विलगित गैसीय एटम होता है किसी भी तत्व का, तो उसके बाहरी कक्षा से, जैसा मैंने अभी सोडियम के लिए बताया था, तो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है, तो मतलब कि किसी भी विलगित गैसियस तत्व के मतलब परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर है, तो अब आयनन एंथैल्पी के लिए देखिए क्या होगा, इसके बिहेवियर को कैसे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए सपोज करिए सोडियम है, सोडियम के लिए क्या था, 1s1 2s 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है, अब देखिए जब हम क्या करेंगे, एस में जैसा ही हम मैग्नीशियम के बारे में आएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो जब तक हम एस ब्लॉक के लिए है, एस ब्लॉक में है, तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी हमें निकालने के लिए। पहला सोडियम जस्ट उसी ग्रुप में, नीचे मैग्नीशियम है, दूसरे में मतलब कि पहले ग्रुप वाले में सोडियम है, दूसरे वाले में मैग्नीशियम है। अब सोडियम में आसानी से निकल जाएगा लेकिन मैग्नीशियम में आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका एस ऑर्बिटल है वो क्या है, फुल फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड है। तो अब जब फुल फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी पहले से ही है, तो क्या होगा, दूसरे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस तरह से अब क्या होगा कि जो सोडियम होता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, ऐसे ग्रुप जो है हमारा ग्रुप बनाया गया है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है,
और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन एंथैल्पी क्या होगा हमारा, घटेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आयनन जो एंथैल्पी है ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। घटेगा कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखिए जैसे ही साइज क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालना रहेगा तो ये कहेगा अरे ये तो हमारे घर के दूर परिवार का सदस्य है, दूर का रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, इसे कोई मतलब नहीं है, रिमूव करिए। तो ये उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम दे पाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। उस कंडीशन में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो तत्वों का जो आकार होता है परमाणु का, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जब आकार बढ़ता जाएगा तो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, आसानी होगी, कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऊपर से नीचे आने पे आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता जाता है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जैसे मैंने अभी कहा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में, अगर कहीं भी कोई ऐसा केस आता है कि ये सपोज करिए ये पी ऑर्बिटल है, तो इसकी जो सब ऑर्बिटल है उसमें क्या है, अगर कोई हाफ फील्ड है, ठीक है, और कोई इस तरह से है कि उसमें हाफ फील्ड के बाद एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कहीं कहीं एक्सेप्शन केस आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, फुल फील्ड हाफ फील्ड को हमेशा चेक करिएगा। जिसका अगर कहीं हाफ फील्ड आया और एक दूसरा हाफ फील्ड के बाद एक या दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम होगी अपेक्षा के हाफ और फुल फील्ड की। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी में हम क्या करते थे, ये हमारा कोई भी एटम का जो होता था, सपोज करिए सेफ है, तो उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, रिमूव कर देते थे। एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने रिमूव कर दिया, बाहर से निकाल दिया, तो वो क्या कहलाता था हमारा आयनिन एंथैल्पी। और जब हमारे पास सपोज करिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और हम बाहर से लाके क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्थापित करते हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन स्थापित करने पे हमें जितनी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्त होती है, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ये एंथैल्पी हमेशा क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस बताता है, डेल्टा एच, हीट हो या टेम्परेचर हो या जो भी हो, एनर्जी का डेल्टा ई या डेल्टा एच, ये क्या होता है, चेंजेस बताता है, डिफरेंस बताता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो इस पे हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में, इसकी आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बताइए, जब यहाँ पे सोडियम था, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s1, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था। ये क्या कर रहा था, इसको निकालने के लिए एक्साइटेड था, निकाल के बाहर कर दे रहा था। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं लेगा। तो इधर से मतलब अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो टेंडेंसी होगी क्या, इलेक्ट्रॉनों के लेने की, इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की, वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। और जब अप टू डाउन आएंगे तो वो घटेगी। क्यों, क्योंकि जब साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा। अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों कैरी करेगा, या तो उसके पास खाली जगह हो, क्या हो, खाली जगह हो, तब अपने पास गेन करेगा, या फिर जो न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, जगह तो बन रही है, आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी हमारी, घटेगी। और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो अब लेफ्ट टू राइट मूव करने में क्या है कि आकार तो थोड़ा बहुत क्या है, छोटा है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस क्या है, ज्यादा है। तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, अपने पास खींचे। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो गेन एंथैल्पी है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो जैसे जैसे मूव करेंगे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। टॉपिक है हमारा चौथा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चौथा है अक्रिय गैस त्रिज्या।
अभी हमने आपको बताया था, जब मैं परमाणु त्रिज्या के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। कहां तक, अक्रिय गैस तक। अक्रिय गैसों की त्रिज्या अचानक से बढ़ जाती है। उसका कारण क्या होता है, देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या होते हैं, अक्रिय गैस है। इसका क्या है 1s2 का, इसका आएगा 2p6, 3p6, 4p6, 5p6। तो इस तरह से जो इसके आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, टोटली फिल है। अगर ये p की बात करें 3p6, p में क्या है, हमारे 3 ऑर्बिटल है, डबल डबल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे। तो अब ये क्या होता है, जब फुल फिल्ड हो जाता है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, तो ये क्या होता है, इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस बोलने का कारण यही है कि जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल है, बीच के तो भरे ही है, बाहर का जो सबसे लास्ट है, अगर वही आउटर मोस्ट शेल ही जब खाली होता है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या बेसी होती है, बेसी कब होती है, मतलब कहने का ज्यादा, कहने का मतलब क्या है कि हाफ फील्ड से अगर एक ज्यादा हुआ, जैसे सपोज करिए अगर हमारे पास ये बॉक्स है, हाफ फील्ड हो गया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें। क्यों, क्योंकि ये इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी अस्थायित्व तो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो ये सोचेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को हम हटा के क्या करें, स्टेबल हो जाए, हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे सभी फुल फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये जब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो किसी और दूसरे तत्व से रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, ये क्या होते हैं, अपने में पूर्ण होते हैं, तो इसलिए इन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस की अब जब अपने में फुल फील्ड है तो ये क्या करते हैं, अपने ही तत्व के दूसरे परमाणुओं से बंधन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और वो क्या होता है, वंडरवाल फोर्स के द्वारा, जो बहुत ही वीक होता है। क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बनाते हैं। तो इनका कुछ लगभग इस तरह से बनता है। तो ये रेडियस क्या रहेगा, इनका रेडियस बढ़ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारी जो टॉपिक है बैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5वां, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, बैलेंसिंग। संयोजकता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोजित होने के लिए जो उसकी ऊर्जा होती है, या वो क्या कहते हैं, बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे देखिए सोडियम है, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखिए संयोजकता क्या होगी, जब कोई भी तत्व है उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों से क्या करेगा, जो भी बॉन्डिंग वगैरह करनी है। जैसे आपके घर में जो सदस्य बाहर के मामलों को क्या करता है, बाहर के मामलों का निस्तारण करता है, तो कभी भी अगर कहीं बाहर का कोई भी कार्य है तो आप क्या करते हैं, उसी मेंबर को भेजते हैं। तो अब यहाँ पे जो सोडियम है ये क्या है, इसकी फैमिली में ये अंदर के हो गए, ये क्या हो गया, बाहर का। तो ये जो बाहर का काम है, जितने भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, सारे वो कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा, 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो जनरली ये कहा जाता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी हो जाती है। क्या आती है, बैलेंसी। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल में, या जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में भर रहे हैं, जिस कक्षक में भर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, हम उसकी संयोजकता कहते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो 100 से ऊपर वाले तत्व हैं, जो 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, उनके नामेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामेनक्लेचर के बारे में, नाम उनका कैसे लिखेंगे, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है हम समझ लेते हैं। जैसे क्या हुआ, जब कुछ जैसे जैसे हमारे केमिस्ट्री में इन्वेंशंस बढ़ने लगे तो लगभग सभी देशों ने क्या किया, केमिस्ट्री पे प्रयोग करना शुरू कर दिया कि कोई भी एलिमेंट हम डिस्कवर करेंगे अपने नाम से उसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो उस कंडीशन में एक एलिमेंट जो भी है कि सपोज करिए अगर किसी एलिमेंट को अमेरिका ने इन्वेंट किया, उसी समय रूस ने इन्वेंट किया, तो उन दोनों में क्या हो गया, आपस में पास हो गया कि नहीं मैं ये अपने नाम पे रखूंगा, मैं अपने नाम पे रखूंगा। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि पहले किसने बनाया, किसने नकल किया या किसी ने कॉपी किया, तो उस कंडीशन में क्या है, तब तक उस तत्व को तो हम पढ़ेंगे ना। जैसे अगर सपोज करिए रदरफोर्डियम था 114, इसको क्या हुआ, अमेरिका में भी इसका इन्वेंशन हो गया और रूस में भी हो गया। तो रूस ने कहा कि नहीं मैं इसे अपने नाम से इसका नाम दूंगा, अमेरिका ने कहा कि नहीं मैं अपने नाम के लिए मैं अपना नाम दूंगा। उस कंडीशन में क्या हुआ, अब एक तत्व को दो नाम से याद रखना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता।
तो उसलिए क्या हुआ कि जब तक आपस में ये लोग समझौता नहीं कर लेते कि किस नाम को रखा जाएगा उस एलिमेंट के लिए, तो क्या होगा, तब तक के लिए उसका नाम जो है IUPAC ने डिसाइड किया कि हम इस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये उसके लिए क्या होता है, संकेत होता है तत्व के लिए, और ये उसका नाम के लिए नाम लिखने के लिए होता है, और ये नंबर है। जैसे सपोज करिए हमें क्या लिखना है, 112 वाले के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है, 112 के लिए। तो 112 के लिए यहाँ पे क्या है, 1, तो ये हो जाएगा UN, फिर दोबारा 1 है तो UN, फिर 2 है 22, और लास्ट में क्या लिखते हैं, IUM जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे I पहले से है तो U हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनअनबियम। क्या होगा, अनअनबियम। और इसका कोड क्या होगा, UUB, यहाँ पे कोड है U और B। क्लियर है। अगर इसी तरह से हमें लिखना हो 113, तो 113 के लिए हम क्या लिखेंगे, अन, 1 के लिए अन, फिर अन, 3 के लिए ट्राई। क्लियर है। अब UM जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनअंट्रियम। क्या होगा, अनअंट्रियम। अब इसको अगर हम कोड में लिखेंगे तो U और T। क्लियर है। इस तरह से अगर हमें नेक्स्ट लिखना हो 102, 102 के लिए क्या होगा हमारा, UN, 0 के लिए नील, 2 के लिए क्या है, BIUM, तो क्या हो जाएगा, अनिलबियम, अनिलबियम। और इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, UNB, इसका संकेत हो जाएगा। ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों से ये होमवर्क के तौर पे कहूंगा कि 101 से लगाए 120 तक के तत्वों के लिए क्या करिए, आप नॉमेनक्लेचर बना के हमें भेजिए। जैसे मैं अगर कहूं कि 107 के लिए लिखना है तो 107 के लिए क्या हो जाएगा, अन, इसके लिए नील, और 7 के लिए सेप्ट, तो IUM जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनिल सेप्टियम, अनिल सेप्टियम। अब इसका कोड क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, N हो जाएगा, और 7 के लिए S हो जाएगा, UNS। क्लियर है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर के बारे में। आप लोग 101 से लगाए 120 तक देखते हैं कौन सबसे पहले ये होमवर्क करके भेजता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो इस पूरे चैप्टर में, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आया, इसको क्या करिए, दोबारा समझाइए, इसके लिए दोबारा वीडियो बनाइए। तो जो भी होगा उचित तरीका होगा, मैं आपको क्या करूंगा, उस तरीके से समझाऊंगा। क्लियर है। तब तक के लिए धन्यवाद।